हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण दो बिंदुओं अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर, ठीक है, दो तरीके से हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं। तो आज की टॉपिक पर हम निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक द्विध्रुव लिया। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा द्विध्रुव क्या होता है, जिस पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश तो दूसरे पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश, और ये दोनों आवेश एक दूसरे की से अल्प दूरी 2l मीटर पर रखे होते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि द्विध्रुव का जो हमारा मध्य बिंदु है वो है O। ठीक है, तो ये दूरी हमारी क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएगी, ये L हो गई और ये L हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना बिंदु हमारा जो P है वो द्विध्रुव की लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हमारा जो बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, r मीटर। ठीक, माना द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 व E2। प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी होगी, E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण E2। ठीक है, बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी √r² प्लस l² है। ठीक है, जो ये बिंदु P है इसकी माइनस क्यू आवेश से दूरी, ये दूरी, ठीक है, और ये दूरी दोनों इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि ये हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, √r² प्लस l²। ये कैसे आया, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी ही होगी। ठीक है, उसमें अगर हमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हमें क्या कर्ण फाइंड करना होता है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो r² प्लस l² का √। ठीक है, और AP और BP ये दोनों इक्वल है। ठीक है, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू r² प्लस l²। ठीक, अब आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी ही है, क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई जो हमारी डिस्टेंस होती है r²। ठीक है, तो अगर हमने प्लस क्यू के आवेश के कारण निकाली तो हमारी तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0 K Q बाई r² प्लस l² का होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमारा ये रूट यहाँ पर हट गया। ठीक है, सेम इसी तरीके हमने माइनस क्यू आवेश के कारण जब निकाला पीए दिशा में, तो वो भी हमारी कितनी निकल के आई, 1/4πε0 K Q बाई r² प्लस l²। ठीक है, अब हमारा क्या है कि जो E1 और जो E2 है, ठीक है, वो हमारे बराबर है, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। E1 हमारा इस डायरेक्शन में है और E2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने ये जो बिंदु P लिया है वो हमने यहाँ पर लिया और हमने इसको एक अलग से समझ लेते हैं इसे। ठीक है, तो जो हमारे E1 व E2 बराबर है, इसलिए हमने क्या किया कि इनको हमने घटकों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो E1 और E2 हमारे जो द्विध्रुव के जो समांतर और लंबवत घटक में वियोजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये लंबवत घटक हो जाएंगे, और जो समांतर घटक है वो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो जो लंबवत घटक है वो क्या होते हैं, वो बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, और जो समांतर घटक है हमारे कौन से समांतर घटक है, E1 cos थीटा और E2 का cos थीटा, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारी बिंदु P पे कुल तीव्रता कितनी निकल आएगी, E इज इक्वल टू दोनों घटकों को हम आपस में जोड़ देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, E1 की वैल्यू हमने रख दी, E1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 K Q अपान r² प्लस l² cos थीटा, प्लस यहाँ पर E2 की वैल्यू 1/4πε0 K Q बाई r² प्लस l² cos थीटा। ठीक है, तो हमारा cos जो वैल्यू हमारी कॉमन है वो हमने इससे बाहर निकाल ली, तो ये हमारी चूंकि दोनों सेम ही है तो ये हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या आया, 1/4πε0 K Q बाई
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। तो कॉस थीटा की हमने वैल्यू कैसे निकाली, ओ बी अपॉन पी बी, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो कॉस जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारा ओ बी बाई पी बी निकल आया। तो ओ बी हमारा हो गया एल हो गया यहाँ से, ठीक है। ये ओ बी एल ही तो है, और पी बी हमारी कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो हमने ये कॉस थीटा की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दी। तो हमारा ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब हमारा इसका पावर देखें तो ये यहाँ पे 1 है और ये 1/2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1 + 1/2, तो ये हमारी पावर कितनी हो गई, 3/2, ठीक है। अब हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा ये L है, ठीक है, इसका जो मान है वो हमारी R की अपेक्षा बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हमारा L का मान कम है तो L स्क्वायर का मान हमारा और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने R के कंपैरिजन में हमने क्या किया, यहाँ पर L स्क्वायर को नेगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारी फिर E की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एल स्क्वायर को नकड़ माना, मतलब हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और हमारा 2QL कितना होता है, P के इक्वल, ध्रुव आघूर्ण में हमने पढ़ा ही है, P इज इक्वल टू 2QL, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो हुई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई वो क्या हो गई, द्विध्रुव की अक्ष के जो है वो समांतर होती, ठीक है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ठीक है। तो हमारा निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। हमने अच्छी स्थिति पर जब तीव्रता निकाली थी तो वो कितनी थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब, बट यहाँ पर क्या है, P अपॉन आर क्यूब। तो हमारा एक पॉइंट क्या निकल के आया कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है।